हेलो एवरीवन, मेरा नाम जयदेव पारिक है और मैंने जून 2019 में एनटीए द्वारा आयोजित नेट एग्ज़ाम में जेआरएफ के साथ हिस्ट्री विषय में क्लियर किया है और मैंने AAR 5 उसमें प्राप्त किया है विद 99.98 परसेंटाइल। तो आज डीकेटी के माध्यम से मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ। और स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था। मैंने ग्रेजुएशन BSc में की है और अपने स्थानीय कॉलेज से की है और फिर उसके बाद मैंने MA इग्नू से किया हिस्ट्री में और मेरा मीडियम इंग्लिश था। तो मैंने ये इसलिए बताया ताकि कोई अगर लड़का या लड़की स्विच कर रहा हो सब्जेक्ट अपनी ग्रेजुएशन के बाद, तो उसे इस बात का डर होने की ज़रूरत नहीं है कि पुराने बच्चों का तो बेस क्लियर होगा, हमारा बेस क्लियर नहीं होगा। तो मैंने भी किया है, तो आप सभी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं पेपर की स्कीम की तरफ। तो पेपर एनटीए द्वारा आयोजित जो पेपर है उसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 10 यूनिट्स होती है और हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 2 सब्जेक्ट का होता है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। तो बुक लिस्ट की अगर बात की जाए तो पेपर 1 के लिए सबसे अच्छी बुक है KVS मदान, जो मैंने भी पढ़ी थी। और उसी के साथ आप YouTube पे सर्फ कर सकते हैं, बस ज़्यादा चैनल नहीं, जो फ्री चैनल्स हो उसके आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, ज़्यादा आप YouTube के उसमें ना पढ़ें। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उस पर सबसे अधिक आप ध्यान दें। और इसी के साथ पेपर 1 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस और टाइम के साथ प्रैक्टिस। धीरे धीरे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको टाइम लग सकता है मैथमेटिक्स और इसमें करने में, तो आप उसकी स्पीड लिमिट को बढ़ाते जाइए और ऐसे आपका पेपर 1 सिंपली सॉल्व हो जाएगा। और पेपर 2 जो कि हिस्ट्री था, उसके लिए मैं आपको बुक लिस्ट बताता हूँ। एंशिएंट इंडिया के लिए मैंने पढ़ी थी उपेंद्र सिंह, जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। और मिडेवल इंडिया के लिए सतीश चंद्रा, जिसके 2 पार्ट्स आते हैं, वो दोनों पार्ट्स पढ़े। और मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने पढ़ी स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहीर और शेखर बंदोपाध्याय। और एक और यूनिट जो आती है वो हिस्टोरियोग्राफी की होती है। उसके लिए क्योंकि मैं MA इग्नू से की है तो उसमें बुकलेट्स आती है, तो मैं आपको बुकलेट MHI 03 करके कोड आता है, वो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। वो पूरा हिस्टोरियोग्राफी को कवर तो नहीं करती और आपका नेट के हिसाब से काम हो जाएगा। तो अब ये जो बुक लिस्ट है, जैसे उपिंदर सिंह हुई, ये काफ़ी बड़ी बुक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, इसमें आपको काम का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आप उसे साथ में रखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को और देखते जाएं कि उपिंदर में क्या काम का है क्या काम का नहीं है। जैसे उसमें जो शुरुआत होती है तो बुरजोम हुआ और अलग अलग जो प्लेसेस मिले हैं हमें, उसमें कई काल स्तर बहुत सारे होते हैं कि काल स्तर 1, 2, 3, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखकर आपको सिर्फ ऊपरी तौर पे कि कहाँ कोई स्टेडियम पाया गया, कहाँ अंदरूनी खड्डा करके वो रहते थे, इस तरह से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और उपिंदर में आपको एंशंट में अगर देखा जाए तो जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म पे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि उससे क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आ रहे हैं। और मिडेवल में सतीश चंद्रा आपको पूरी पढ़नी है। और स्पेक्ट्रम जो है मॉडर्न इंडिया के लिए, उसमें अगर आप सिर्फ अपेंडिक्स भी देखते हैं उसके अपेंडिक्स को ज़्यादा रिवाइज कीजिए और जो शेखर बंदोपाध्याय की बुक है उसको आप पूरा पढ़िए। ये जब सब चीज़ हो जाती है, ये तो बुक लिस्ट आपकी हुई कंप्लीट। अब इसका क्या नोट्स बनाने या नहीं बनाने हैं, तो मैंने तो नोट्स नहीं बनाए और मैं यही आपको कहूँगा कि नोट्स बनाना इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि 5 महीने का टाइम होता है। आप उसकी 4 से 5 बार रीडिंग करने के बाद अगर नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको टाइम लग सकता है। और अगर आप चाहें तो नोट्स बना भी सकते हैं, मगर मैंने ऐसा किया था कि अलग अलग पेन से अंडरलाइन की, हर रीडिंग में अलग पेन और लास्ट में हाईलाइटर, ताकि अब एक पूरे जो भी कंटेंट था उसको बिल्कुल समराइज़ करके कंसाइज कर दिया और जितने कम दिनों में हो सकता है उतने कम दिन में फिर आपका इसका रिवीजन हो जाएगा। अब मैं आपको बुक्स बता देता हूँ जो मैंने पढ़ी थी ताकि आपको उसमें ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये तो है उपिंदर सिंह एंशिएंट इंडिया के लिए। सतीश चंद्रा के जैसा मैंने कहा कि 2 वॉल्यूम आते हैं, तो एक वॉल्यूम तो मुगल ये वाला हो गया सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का, और दूसरा वॉल्यूम मुगल्स के लिए, और तीसरा जो शेखर बंदोपाध्याय है। तो नोट्स की जो मैं बात कर रहा था कि नोट्स कैसे बनाए मैंने, यानी मैंने तो अंडरलाइन किया, मैंने कैसे किया तो ये देखिए आप कि हाइलाइटर भी है, रेड पेन भी है, पेंसिल भी है और मैंने NN भी लिख रखा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हाइलाइटर लास्ट में मैंने किया है, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने यहाँ भी लिख दी है और NN भी कर दिया है। तो इस तरह से आप कंसाइज रिवीजन कर सकते हैं। और
हिस्टोरियोग्राफी की जो बात है वो इतनी पतली बुकलेट आती है इग्नू की, 8 आती है मगर आपको पढ़नी चाहिए, तो ये है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इग्नू की आप बुकलेट्स पढ़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं टाइम टेबल की। तो टाइम को मैनेज कैसे किया जाए, इतने अब पता ही है आपको कि 5-5.5 महीने बचे हैं, तो कितना पढ़ना चाहिए। तो आप अगर मिनिमम 6 घंटे से चालू करते हैं रेगुलरली तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6 घंटे में भी 5 घंटे का एक स्लॉट आपका हिस्ट्री का हो सकता है और 1 घंटे का आपका पेपर 1 के लिए, मगर इसको आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए आप ये कीजिए कि डायरी साथ में रखिए और रोज़ का आपने क्या क्या किया है वो उतार दीजिए, और ताकि उससे आपका जो परफॉर्मेंस रही है वो आप उससे देख सकते हैं कि किस तरफ मैं जा रहा हूँ। और टाइम टेबल की तो हुई बात, तो लास्ट के जो 2 महीने बचते हैं या फिर 1.5 महीना, तो उसमें आप इस टाइम को थोड़ा इंक्रीज़ कर दीजिए, 6 घंटे से बढ़ा दीजिए, 7 या 8 घंटे कर दीजिए। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरा ये 2nd अटैम्प्ट था और 2nd अटैम्प्ट होने का मेन कारण यही है कि मैंने एक तो क्वेश्चन जो MCQs है वो बहुत कम किए थे और पेपर 1 पे मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे पेपर 1 में 50 नंबर भी नहीं आए थे, इस कारण मेरा नेट भी क्लियर नहीं हुआ। तो पेपर 1 एक गेम चेंजर है JRF लाने के लिए। अगली बार में मैंने पेपर 1 में इतने सारे MCQs किए तो मेरा आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मतलब मामला ही उल्टा हो गया, मतलब पलट गया। और देखा जाए तो पेपर 1 जो है उसमें आप इजीली 40 स्कोर कर सकते हैं, और 40 जैसे ही स्कोर होगा, 40 स्कोर यानी 40 क्वेश्चन स्कोर यानी कि 80 मार्क्स, जब ये स्कोर हो जाएगा तो आप JRF के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके होंगे, प्रोवाइडेड कि आपका पेपर 2 अच्छा हुआ हो। तो आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कभी नहीं छोड़ने हैं। जब से आप पढ़ाई चालू करने बैठेंगे तो उसी के साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ में लेके बैठे हैं, उन्हें बस देखें, उनको पूरा सॉल्व नहीं करना है, पहले देखें कि क्या क्या आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है, उसके साथ आप पढ़ाई करते रहें। और लास्ट के जो 15 दिन है, 1 महीना है, उसमें जितने ज़्यादा MCQ हो सकते हैं उतने कीजिए। मैंने लास्ट के 7 या 15 दिन जो लास्ट के थे उसमें 2000 से ज़्यादा MCQ किए थे। तो आप भी MCQ करें, ये बिल्कुल गेम चेंजर साबित होगा। और ये तो हुई परीक्षा की बात, टाइम टेबल की बात, नोट्स की बात। इसके अलावा जब आदमी एक लंबी दौड़ लगाता है, 6 महीने की दौड़ लंबी दौड़ ही कही जाएगी परीक्षा के तौर पर, तो उसे बीच बीच में कठिनाइयाँ भी आई जाती हैं। तो इन कठिनाइयों से आपको दूर रहने के लिए एक ग्रुप होना चाहिए, एक फ्रेंड होना चाहिए, आपको गेम्स की तरफ, आपकी हॉबीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो जैसा मेरा दोस्त था मणिराज, उसने अभी दिसंबर में JRF क्वालिफाई किया है। तो आप ये देखिए कि जब मैं तैयारी कर रहा था तब वो नेट नहीं दे रहा था, फिर भी हमने साथ में बैठ के अपना टाइम टेबल बनाया कि कौन सी बुक्स कैसे पढ़नी है, क्या करना है। इससे होता है कि एक फीलिंग आपकी अच्छी रहती है कि हाँ भाई कोई साथ में तैयारी भी कर रहा है। और जो फ्री यूट्यूब चैनल्स आप देखिए, फ्री यूट्यूब चैनल से फ़ायदा ये होगा कि वो जो क्वेश्चंस लाइव डिस्कस करवाते हैं उससे कंपटीशन बढ़ता है कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन कर सकूं। मेरे जिस ग्रुप की मैं बात कर रहा था उनमें किसी ने भी कोचिंग नहीं ली, तो मैं आप सभी को यही सलाह दूंगा कि आपको एग्ज़ाम के लिए कोचिंग लेने की कतई ज़रूरत नहीं है और बस पढ़ने में कंसिस्टेंसी रखिए। मेरा जो ग्रुप था वो लाइब्रेरी भी जाते थे, मैं नहीं जाता था, मगर वो लाइब्रेरी जाते थे तो वो लाइब्रेरी में 1 से 1.5 घंटा लाइब्रेरी के बाहर थोड़ा बात कर लेते थे। तो वहाँ जो उनकी इमेज बनी कि ये पढ़ते नहीं है, सिर्फ वहीं आ जाते हैं। मगर अभी जब रिजल्ट आए तो वो जितने भी जने थे सब ने JRF क्वालिफाई किया, और सिर्फ हिस्ट्री में ही नहीं, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में भी JRF क्वालिफाई हुए हैं। तो जो मेरा ग्रुप था उनके साथ वो सब हम भी होते हैं, तो हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। वो कहते हैं ना कि एक बड़ा पेड़ आपके सर के नीचे हमेशा होना चाहिए, तो वो बड़ा पेड़ जो था वो मेरे सर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर जो हमारे कॉलेज में है, डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा, उनसे भी मैं बात कर लिया करता था। इससे आपका जो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रखी वो आपकी धूमिल नहीं हो पाएगी। आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहेंगे अगर आप टीचर्स के और अपने ग्रुप के संपर्क में रहें, प्रोवाइडेड कि वो सभी लाइक माइंडेड हो, कोई इधर और उधर दूसरी चीज़ नहीं कर रहा हो। तो आपको दूसरे क्या कह रहे हैं ये ध्यान देने की कतई ज़रूरत नहीं है। बस 6 से 7 घंटे पढ़िए, कंसिस्टेंसी से पढ़िए। आप जो कर रहे हैं उसमें हार्डवर्क ज़रूर होना चाहिए, तो आपको बिल्कुल इसकी सक्सेस गारंटी से मिलेगी। और मैं DKT टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो रिकॉर्ड करने मुझे आए और मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपसे शेयर कर पाए। थैंक यू।